નમસ્કાર વિદ્યાર્થીઓ, TYBAમાં પેપર 14માં આપણે જે બે નાટકો ભણવાના આવે છે એમાંથી એક નાટકના કથા વસ્તુનો તમે અભ્યાસ કર્યો. આ બીજું એક નાટક છે રક્ષાબંધન, જેમના લેખક છે હરિકૃષ્ણ પ્રેમી. હરિકૃષ્ણ પ્રેમીજીનો જન્મ સન 1908 गुना ग्वालियर में थयो था. प्रेमी जी का जन्म सन 1908 में गुना ग्वालियर में हुआ था. उनका परिवार राष्ट्रभक्त था और इसके कारण इन्हें बचपन से ही राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त हुए. बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया. पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के साथ त्यागभूमि में पत्रकार के रूप में साहित्यिक जीवन का प्रारंभ किया. प्रेमी जी की सर्वप्रथम प्रकाशित रचना स्वर्ण विहान ये एक गीति नाट्य है जो उन्होंने 1930 ईस्वी सन में रची. उसमें प्रेम और राष्ट्रीयता की भावनाओं की बड़ी रसात्मक अभिव्यक्ति है. इसके बाद रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्नभंग, मित्र, विषपान आदि उनके ऐतिहासिक नाटक हैं. नाटक साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक विधा है. संस्कृत का नाटक साहित्य अत्यंत समृद्ध है, किंतु हिंदी भाषा में यह परंपरा काफी दिनों तक अवरुद्ध रही. फिर भी रासलीला, नौटंकी, रासो, स्वांग, रामलीला आदि रूपों में नाटकों की लोक परंपरा अग्रसर होती रही. आधुनिक हिंदी नाटकों के विकास में इस लोक परंपरा का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं है. 19वीं शताब्दी में पारसी रंगमंच का बोलबाला था, जिसका प्रभाव हिंदी नाटकों पर पड़ा. डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी नाटकों का आरंभ रासों से जोड़ा है. उनके अनुसार गई सुकुमार रास हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है. रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन, भारतेंदु के अनुसार गोपचंद्र कृत नहुष ये हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक है. वास्तव में खड़ी बोली नाटक के आरंभ का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को है. इनके प्रमुख युगबोध था, इनमें से जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक सामाजिक विधा नाटक को नई दृष्टि से विकसित किया गया. यदि बात करें रक्षाबंधन नाटक का, तो यह नाटक देशभक्ति से पूरा ओतप्रोत है. यदि नाटक के बारे में बात करें तो इसका जो संक्षिप्त कथानक है वो कुछ इस प्रकार है. रक्षाबंधन एक ऐतिहासिक नाटक है. इसका कथानक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुगल काल से संबंधित है. ये जो संपूर्ण कथानक है वो 3 अंकों में विभाजित है. प्रत्येक अंक में अनेक दृश्यों की योजना की गई है. पहले अंक का पहला दृश्य चित्तौड़ के महाराणा विक्रमादित्य के भवन का है. रात का पहला चतुर्थांश यानी 9 बजे के लगभग का समय है. सिंहासन खाली है. सेठ धनदास सिसोदिया वंश और मेवाड़ की युद्ध प्रियता की चर्चा करते हैं और उसकी निरर्थकता का संकेत करता है. नाटक के आरंभ में राजनीति पर चुटीला व्यंग्य किया गया है. धनदास राजनीति पर जो टिप्पणी करता है वह आज की राजनीति की स्थिति को प्रकाशित करती है. इसी बीच वहां नर्तकी आती है और विक्रम के कहने पर नाच गाना शुरू कर देती है. अचानक मंच पर बाघ सिंह और भीलराज उपस्थित होते हैं और विक्रमादित्य के इस विलासितापूर्ण कार्य का विरोध करते हैं. विक्रम भीलराज का जातीय दृष्टि से अपमान करता है. तभी जवाहर बाई विक्रम को
डांटती है और कहती है कि जो राजा अपनी प्रजा को नीच समझता है उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। इस वाद विवाद में कर्मवती हस्तक्षेप करती है। उसका विचार है कि जब देश शत्रुओं से घिरा हो तो व्यक्तियों और जातियों के अपमान की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मवती की प्रेरणा से विक्रम राष्ट्र रक्षा का संकल्प लेता है। प्रथम अंक का दूसरा दृश्य मेवाड़ की पगडंडी का है। श्यामा नाम की एक युवती गाती हुई रंगमंच पर आती है। वह चोट खाई नागिन की तरह फुफकार रही है। चारणी जो देशभक्ति का गीत गाने वाली है उसे भी वह भला बुरा कहती है। चारणी के पूछने पर श्यामा बताती है कि वह भिलनी है। युवा काल में महाराणा रत्न सिंह के पुत्र ने उसे प्यार किया था। उसके प्रणय में उलझे हुए कुमार नियत समय में मंदिर में युद्ध प्रयाण हेतु समय से उपस्थित नहीं हो सके थे, इसलिए उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। उसका सुहाग असमय ही उजड़ गया। उसके क्षणिक सुहाग की एकमात्र निशानी उसका बेटा है। चारणी के प्रोत्साहन से श्यामा की मोह निद्रा भंग हो जाती है। वह मान लेती है कि क्षुद्र स्वार्थों से ऊपर है देश। तीसरे दृश्य में मेवाड़ की प्राकृतिक सुषमा पर मुग्ध चांद खां उपस्थित होता है। विक्रम और चांद खां मनुष्य के अधपतन पर चिंता व्यक्त करते हैं। उसी बीच गुजरात के बादशाह बहादुर शाह का पत्र लेकर एक दूत आता है। पत्र में महाराणा प्रताप से निवेदन किया गया है कि वह बागी चांद खां को शरण न दे। माफ करना, महाराणा विक्रमादित्य से निवेदन किया गया है कि वह बागी चांद खां को शरण न दे, बल्कि उसे बादशाह को सौंप दे। महाराणा विक्रम चांद खां के कहने पर भी उसे मेवाड़ से जाने नहीं देते। विक्रम कहते हैं कि जाति और धर्म के नाम पर मनुष्यता के टुकड़े करना उचित नहीं। सही अर्थ में लड़ाई धर्म के लिए नहीं बल्कि सदैव व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए होती है। जो मजहब का नाम लेकर तलवार चलाते हैं वे दुनिया को धोखा देते हैं। सच्चा वीर अन्याय का विरोध और न्याय का पक्षधर होता है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही हिंदुस्तानी हैं। दोनों को एक साथ रहना है। चौथा दृश्य मांडू के राजमहल का है। बहादुर शाह एवं मुल्लू खां दोनों बातचीत करते दिखाई देते हैं। बहादुर शाह मेवाड़ के वीरों तथा वीरांगनाओं की प्रशंसा करता है और मेवाड़ को झुकाने की चाह व्यक्त करता है। वह नूनो नामक एक पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली गवर्नर से भी सहयोग प्राप्त करने की सलाह देता है। शाह शेख औलिया के बहुत समझाने के बावजूद वह युद्ध का विचार त्यागता नहीं है। पांचवा दृश्य विक्रमादित्य के भवन से संबंधित है। यहाँ युद्ध की समस्या पर ही विचार चल रहा है। मेवाड़ के पास उतनी सेना नहीं है जो बहादुर शाह का सामना कर सके। कर्मवती सभी वर्ग के लोगों को मातृभूमि की रक्षा के लिए ललकारती है। छठे दृश्य में क्षत्राणियां राखी बांधने के लिए तत्पर दिखाई देती है। क्षत्रिय बंधु बहन की राखी के महत्व को स्वीकार करते हैं। बाघ सिंह सबको बताता है कि मेवाड़ के वीर मरकर भी देश की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। कर्मवती मेवाड़ को संकट से बचाने के लिए हुमायूं को राखी भेजने का संकल्प लेती है और एक वीर को अपना भाई बनाना चाहती है। अन्य लोगों की आशंका के बावजूद वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहती है। दूसरे अंक में पुनः धनदास अपने धन दौलत के साथ उपस्थित होता है। उसका बेटा मौजीराम उसे परोपकार का महत्व बताता है। धनदास की पत्नी माया अपने पति को फटकारती है, मेवाड़ पर संकट आया है और तुम मौज मना रहे हो। धनदास लड़ाई में धनिकों तथा व्यापारियों के लाभ की चर्चा करता है।
माया अपने पति के दिल में राष्ट्रभक्ति जगाती है। वह वीर गति प्राप्त वीरों के बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना धन समर्पित करने का निश्चय करता है। दूसरा दृश्य बिहार में गंगा तट पर हुमायूं के फौजी डेरे का है। तातार खां, हिंदू बेग तथा हुमायूं परस्पर बात करते दिखाई देते हैं। हुमायूं भाईचारा, मोहब्बत की चर्चा करता है। वह मानता है कि मोहब्बत और यकीन पर ही आसमान के तारे टिके हैं। तातार खां हुमायूं की आदर्शवादी तथा भावात्मक सोच का विरोध करता है। वह कहता है कि जो दुनिया में न होना चाहिए वही हो रहा है। भाई भाई की गर्दन पर छुरी चला रहा है। हिंदू बेग तो हुमायूं को यह सलाह देता है कि सल्तनत की रक्षा तथा मजबूती के लिए भाइयों के हाथ से ताकत छीन लेना चाहिए। इसी बीच मेवाड़ का दूत आता है। वह कर्मवती द्वारा भेजी गई राखी हुमायूं को सौंप देता है। वह उसे देखकर भावमग्न हो जाता है। हुमायूं भी यह कहलवाता है कि हुमायूं तुम्हारी मां के बेटे से पैदा नहीं हुआ है, फिर भी तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। तातार खां पुरानी दुश्मनी की बार बार याद दिलाता है, लेकिन हुमायूं अपने वचन पर अडिग रहता है। उसकी दृढ़ मान्यता है कि सब एक ही परवरदिगार की औलाद है। कुरान शरीफ का हुक्म है कि तुम दूसरों के पैगंबरों पर भी यकीन करो, उन पर ईमान लाओ। सच्चे मुसलमान का काम सच्चाई का साथ देना है। हुमायूं बहन के रिश्ते को सर्वोपरि मानकर सेना को तैयार करने का आदेश देता है। तीसरे दृश्य में विजय अपनी मां श्यामा से रक्त की होली खेलने की इच्छा जाहिर करता है। विजय यद्यपि भील कन्या से पैदा हुआ क्षत्रिय है, उसके मन में मेवाड़ के राज सिंहासन से जुड़ने का द्वंद्व है, फिर भी वह इस समय एक सामान्य सैनिक की तरह मेवाड़ की धरती की रक्षा के लिए तैयार होना चाहता है। चौथे दृश्य में बहादुर शाह अपनी वीरता का बखान करता हुआ उपस्थित होता है। वह मेवाड़ को तहस नहस करते हुए बहुत खुश है। शाह पुनः उसे बताते हैं कि जिसके दिल में रहम नहीं होता उसे कोई बादशाह नहीं मानता है। वह बार बार कुरान की दुहाई देकर बहादुर शाह को युद्ध करने का तथा जन धन की बर्बादी से रोकता है। वह हुमायूं का कर्मवती का भाई बनने के कारण मजाक भी उड़ाता है। पांचवें दृश्य में ग्रामवासियों के माध्यम से राजाओं की लड़ाई में निर्दोष लोगों की तबाही का चित्रण है। गांव छोड़कर भागने वाले को भी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। माया, श्यामा तथा अन्य सभी सहर्ष प्राण देने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। छठा दृश्य कर्मवती के भवन का है, जहां बाघ सिंह आकर उसके भाई अर्जुन के बलिदान की सूचना देता है, पर कर्मवती की आंखों में आंसू नहीं उमड़ते। दुर्ग की दीवार का एक हिस्सा उड़ गया है, इसलिए दुर्ग की रक्षा न हो सकेगी। जवाहर बाई स्वयं तलवार लेकर दुर्ग की रक्षा के लिए चल पड़ती है। सातवें दृश्य में बहादुर शाह के सैनिक जवाहर बाई की वीरता के आगे हतप्रभ दिखाई देते हैं। वह टूटी हुई दीवार की रक्षा में स्वयं डटकर खड़ी है। बिजली की तरह चमकती हुई वह कयामत की तरह टूटती है। मुल्लू खां जब जवाहर बाई पर टूटता है तो विजय सिंह उसकी रक्षा करता है। सेना भाग जाती है। जवाहर बाई विजय के साथ माथे पर टीका लगाकर उसे युवराज बना देती है। वह केवल एक दिन के लिए युवराज बनता है। तीसरे अंक के प्रथम दृश्य में मौजीलाल धनदास तथा माया की बातों से ज्ञात होता है कि हुमायूं बादशाह शाह से युद्ध करने आ रहा है। दूसरे दृश्य में चंबल के किनारे अपने डेरे में हुमायूं बैठा दिखाई देता है। वह अपने भाइयों की करतूत पर चिंतित है।
दिल्ली की सल्तनत संकट में है। हुमायूं कहता है कि दिल्ली की सल्तनत से बढ़कर है इंसानियत और मोहब्बत की सल्तनत। दीन इस्लाम हमारी तलवार से नहीं फैलता। शाह शेख आकर हुमायूं को मेवाड़ की रक्षा करने और बहादुर शाह के सिर से जुल्म हटाने के लिए सिर कलम करने की सलाह देता है। हुमायूं मेवाड़ की रक्षा के लिए कूच कर जाता है। तीसरे दृश्य में कर्मवती अकेले मेवाड़ की वर्तमान स्थिति के विषय में सोचती दिखाई देती है। जवाहर बाई का अंत हो जाता है। बाघ सिंह, विजय सिंह सभी जवाहर बाई की प्रशंसा करते हैं। भीलराज चिंता व्यक्त करता है। सेना समाप्त हो गई है, चित्तौड़ की रक्षा कैसे होगी। बाघ सिंह को राज मुकुट यानी छंगी पहना दी गई। कर्मवती जौहर के लिए तैयार हो जाती है और चांद खां को सुरक्षित मेवाड़ से बाहर निकलवा देने की सलाह देती है ताकि वह बहादुर शाह के हाथों में न पड़े। चौथे दृश्य में विजय और श्यामा का संवाद है। श्यामा को भी जौहर में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, पर कुछ राजपूत बलाएं इस संबंध में कानाफूसी करती सुनी गई। श्यामा भिलनी कहती है कि गरीब लोग को प्रतिक्षण गरीबी की ज्वाला में जलना ही पड़ता है। श्यामा दीन दुखियों और पीड़ितों की सेवा के लिए जिंदा रहना चाहती है और दुख, भूख, रोग और दीनता के विरुद्ध युद्ध करने का निश्चय करती है। विजय वीर गति के लिए प्रस्थान कर देता है। पांचवें दृश्य में कर्मवती तथा अन्य वीर बंधुओं के जौहर का वर्णन है। बाघ सिंह दुखी है क्योंकि जन्मभूमि की रक्षा नहीं हो सकी। बाघ सिंह भी माताओं बहनों की तरह मृत्यु के आलिंगन के लिए तैयार हो जाता है। छठे दृश्य में विक्रम और धनदास बातचीत करते दिखाई देते हैं। विक्रम अभिशाप, ग्लानि, घृणा से आक्रांत है। वह आज राह का भिखारी बन गया है। धनदास विक्रम को पुनः मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए आमंत्रित करता है। सातवां दृश्य चित्तौड़ के राजभवन का है। बहादुर शाह के पक्ष में विजय की खुशी व्याप्त है, किंतु बहादुर शाह सोचता है कि मेवाड़ तो खंडहर हो गया है, हुकूमत किस पर की जाए। उसने पिता मुबारिक खां का बदला लेने के लिए मेवाड़ को तबाह तो किया, पर झुका नहीं पाया। गुप्तचर बताता है कि हुमायूं करीब आ गया है। आठवें दृश्य में चित्तौड़गढ़ में हुमायूं, विक्रमादित्य, धनदास जौहर के पास खड़े दिखाई देते हैं। हुमायूं कहता है कि मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के सिवा कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आंख उठाई, उसे गुजरात से भी हाथ धोना पड़ा। हुमायूं की उदारता तथा महानता की प्रशंसा करते हुए विक्रम कहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों नाम धोखा है, हमें अलग करने वाली दीवारें हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं। नाटक की केंद्रीय संवेदना भी यही है। हुमायूं को अफसोस है कि वह ठीक समय पर नहीं आ सका। वह विक्रम को मेवाड़ के तख्त पर बैठाकर राखी का कुछ कर्ज उतार देता है। बहन कर्मवती की चित्ता पर सिर झुकाकर वह कहता है कि दिल में कसक बेबसी की आह छिपाए लिए जा रहा हूं। अफसोस तुम्हारी राखी का कर्ज न चुका पाया।